नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश डॉक्टर विक्रम सिंह सर, ऑल्सो चांसलर एट नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। बहुत संगीन न्यूज आई है। कुछ एक लीडर्स को टारगेट पे कर कर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। आई विल गेट ऑन टू द टॉपिक सर जी। Good evening. God bless you, Gayatri ji, and your wonderful channel. Take care. And this is indeed a very startling and revealing incident that has happened in Gujarat. और बहुत नई बात है, 25 जनवरी की ही ये बात है, इन द बैकड्रॉप ऑफ 26 जनवरी हमारे 77वें गणतंत्र दिवस की बैकड्रॉप में। और जो हमारे शहीद CDS जनरल विपिन रावत साहब ने कहा था, ये जो 0.5 फ्रंट है, ये नासूर बन करके सामने आ रहा है। पाकिस्तान को आप देख लीजिएगा, चीन को आप देख लीजिएगा, ये जो 0.5 फ्रंट है, ये आए दिन आपके लिए ये समस्याएं पैदा कर रहा है। भारत सरकार को उसके बारे में सोचना होगा कि 0.5 फ्रंट के बारे में उनको क्या फैसला करना है। आए दिन नई उम्र की नई फसल रोज आ रही है, रोज आप काट भी रही हैं, लेकिन नई उम्र की नई फसल जितनी काटी उसकी चौगुनी रक्त बीज की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब इसके बारे में आपको फैसला करना होगा कि आखिर, मैं बाद में आपको अपनी संस्तुतियां दूंगा, लेकिन पहली संस्तुति मेरी यही है कि ये देश के कोने कोने से जहां तक ये रक्तबीज राक्षस प्रवृत्ति के लोग इकट्ठा होते हैं, तो इनके और इनके संगी साथियों को जैसे ये गदर के जमाने में अंग्रेजों ने किया था, इनका नामो निशान मिट जाना चाहिए। जो इनको लॉन्ग टर्म तरीके से इनकी ट्रायल और इनके प्रोसीजर्स होते हैं, और उस पर भी आपकी आरफा खानम और नजीब जंग इस तरह के लोग आकर के कहते हैं कि अब यहां जीना दुश्वार हो रहा है। जीना दुश्वार आपका नहीं, आपके ये जो बेगुनाह बेचारे गरीब नौजवान हैं, ये जीना दुश्वार कर रहे हैं भारतवासियों के लिए। अब इनका जीना दुश्वार करेगी भारत सरकार। अब हम आ जाते हैं कि आपका जो मौलिक सवाल है, आखिर ये हुआ क्या। 25 जनवरी, हमारे 26 जनवरी के पावन पर्व के कुछ ही घंटों पहले ATS गुजरात ने एक लड़के को पकड़ा। एक लड़के को पकड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा समाचार नहीं है। इस लड़के का नाम है फैजान शेख। अब फैजान शेख कहां से पकड़े गए? सदर्न गुजरात में एक जनपद है नवसारी। नवसारी से यह पकड़ा गया। रहने वाला कहां का है? रामपुर उत्तर प्रदेश का। कहां रामपुर उत्तर प्रदेश और कहां सदर्न गुजरात, वहां पे ये पकड़े गए हैं। अब इनके ऊपर दरअसल ATS ने बहुत समय से इनके ऊपर निगरानी कर रहे थे। इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज और इनकी जो प्लानिंग थी, कई सोशल मीडिया छदम नाम से बना करके ये प्रोपेगेंडा तो करते ही थे, और इनकी जो सोशल मीडिया जो मूवमेंट्स था, वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल और चरमपंथी गतिविधियों में ये संलिप्त एक्टिविटीज के, और जो जिहादी लिटरेचर होता है, साहित्य, उसको न सिर्फ पढ़ना बल्कि उसका प्रचार प्रसार कराना। फैजान शेख, इसके ऊपर जो पूरा प्रभाव था, वो था किसका? जैश ए मोहम्मद और अल कायदा का। जैश ए मोहम्मद, अल कायदा आप जानती ही हैं, रेडिकलाइजेशन में माहिर होते हैं, और इनके ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल्स के चलते गायत्री जी, इनको पूरी तरीके से इसको रेडिकलाइज कर दिया गया। फैजान शेख की अब एक ही फिराक थी कि कैसे 72 हूर तक पहुंचने का इंतजाम किया जाए, और इस प्रोसेस में इन्होंने नाजायज हथियार और विस्फोटक सामग्री इकट्ठा की। अब आप देखती चले कि इनकी गतिविधियां कितनी ऑब्जेक्शनेबल थी, और किस तरह 25 जनवरी तक इन्होंने वेपन्स भी इकट्ठा कर लिए और इन्होंने विस्फोटक भी। दिमाग इनका ऐसा था जैसे चलता फिरता जो है ये टाइम बॉम्ब, ये कहा जाता है ना, ये चलता फिरता टाइम बॉम्ब। अब इस चलते फिरते टाइम बॉम्ब को ये तो बधाई हो ATS गुजरात को कि इन्होंने इनको गिरफ्तार करके इनको निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय का मतलब यह है कि इनसे हथियार और विस्फोटक बरामद कर लिए। और ये ऐसा नहीं था कि 25 जनवरी इसी वर्ष को इन्होंने एकदम से किया। इनके ऊपर बड़े लंबे तरीके से इनके ऊपर सर्वेलेंस चल रही थी, और सर्वेलेंस जब चल रही थी तो ये इनके ऊपर कार्रवाई भले ही 25 जनवरी की हुई, लेकिन उसके पहले महीनों की जो कार्रवाई और तपस्या थी ATS गुजरात की, गुजरात पुलिस की, इसलिए मैं उनको बधाई भी दूंगा कि उन्होंने फैजान शेख को गिरफ्तार किया। आप इसके पहले ये याद करें कि ये लड़का नेटवर्क तैयार कर रहा था। अपनी पहचान छुपाने की नीयत से इसने
कई तरह के ऐसे एप्स और ऐसी चीजें इस्तेमाल की जिसकी इसकी आइडेंटिटी छुप जाए। नेटवर्क्स तैयार कर रहा था और कई जगहों पे जाकर के फर्जी आइडेंटिटी से न सिर्फ इसने तमाम आइडेंटिटी और वो आईडीज बनाए और टेरर आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से इसने जो जिहादी साहित्य होता है उसके मॉड्यूल्स बना करके उसको शेयर कर रहा था। और इसके दो अभिप्राय थे गायत्री जी। एक तो दूसरों को रेडिकलाइज करना और रेडिकलाइज करने के साथ साथ जो चरमपंथी हिंसा हो रही है उसको जस्टिफाई करना, उसको जायज ठहराना कि नहीं ये बिल्कुल सही है, ये हक है, ये फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है कि इस तरीके की हिंसा हम करें कि जहां हम उम्मत के ऊपर जुल्म हो रहा है, जहां तो सबके ऊपर जुल्म हो रहा है। ये कौन है? ये अभी नजीब जंग के साथ किसी महिला पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब आए दिन हिंदुस्तान में जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। मदनी ब्रदर्स भी यही कह रहे हैं और ये जो पत्रकार हैं, जीना अरफा आपका खानम। रहना मुश्किल हो रहा जी। अरफा आरफा खानम खान, सर। आरफा खानम भी है, एक और कोई हम आपको देखिए बताते हैं। और उनका है कि जीना आपका रहना तो मुश्किल हो रहा नहीं हो रहा ये तो डिबेटेबल है, लेकिन आपके जो बेगुनाह बेचारे गरीब नौजवान हैं ये दूसरों का जीना रहना हराम किए हुए हैं। अब ये देश को सोचना होगा कि आपके तथाकथित बेगुनाह नौजवानों का क्या इलाज किया जाए। विस्फोट ये करें, नाजायज हथियार ये इकट्ठा करें, नरसंहार ये करें, सर तन से जुदा के नारे आप लगाएं और फिर कहते हैं कि हमारे बेचारे बेगुनाह नौजवानों के लिए हमारा जीना। तो वही जो इनका सेट पैटर्न है, पहले हिंसा करो, फिर विक्टिम कार्ड खेलो और फिर जो है देसी पिल्ले की तरह के करो जब कुटाई तुम्हारी शुरू हो जाए। वही इनका भी हाल है। अब ये जो 0.5 फ्रंट जो जनरल विपिन रावत ने कहा था, ये बहुत ही खतरनाक एक स्थिति पर ये सिचुएशन है और देश को एक और कठोर निर्णय लेना होगा कि जब ये पकड़े जाएं तो क्या कार्रवाई करें। मैं गुजरात के एक दूसरे इंसिडेंट की तरफ आपको ध्यान आकृष्ट करता हूं। आप याद कीजिए जब अल फलाह हुआ था लगभग 10 नवंबर के पिछले वर्ष, तो उसी के राइसन वाला। नजदीक जी हम्म। नवंबर 25 में एटीएस ने 3 लोगों को गुजरात में और गिरफ्तार किया था। कौन? अहमद मोइनुद्दीन सईद हैदराबाद का निवासी, आजाद सुलेमान और मोहम्मद सुहेल सलीम। पहला तो जो है मोइनुद्दीन सईद ये तो हैदराबाद का रहने वाला था। आजाद सुलेमान और मोहम्मद सुहेल सलीम ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अब आप देखिए कहां कहां से लोग आते हैं, कहां से इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा हुए गुजरात में और गुजरात इनके लिए एक विशेष जो है एक कार्य क्षेत्र बन चुका है। और ये जो हैदराबाद वाला सैयद है, अगर आप याद करें अहमद मोइनुद्दीन सैयद, ये चीन से मेडिकल डिग्री लेकर के आया था। चाइना से ये मेडिकल की डिग्री लेकर के आया था और मेडिसिन पढ़ने के आने के बाद यहां बताइए कि इसको रेडिकलाइज किया था इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ने। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस वालों ने इसको रेडिकलाइज किया और इसके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और एमुनिशन रिकवर हुआ था। एमोनियम नाइट्रेट भी रिकवर हुआ था। और बताइए, याद करें आप, बड़ा सनसनीखेज एक बहुत ही घातक एक जहर होता है राइसिन, RICIN, जो कैस्टर सीड से बनाया जाता है। उसके बनाने की फिराक में ये लोग थे और बनाने की फिराक में पूछताछ में जब इनकी सेवा हुई तो इन्होंने ये बताया कि हमारा अभिप्राय राइसिन बनाने का केवल इतना ही नहीं था। हमारा अभिप्राय राइसिन बना करके जो तीर्थ स्थान है, प्रसाद ग्रह है, वाटर सप्लाई है और ऐसे जहां पर मास कंजम्पशन की चीजें जहां रहती हैं, भोजनालय जहां पर आपके भंडारे आदि हो रहे हो, वहां प्रसाद आदि में इसमें जहर मिला करके, क्योंकि इतना घातक होता है राइसिन, इसमें इसकी कोई काट नहीं होती है, इसका कोई एंटीडोट अभी तक नहीं आया है जिससे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत हो। आप समझ सकती हैं कितने शातिर दिमाग करके शैतान ये लोग थे, ये 3, और जो पकड़ा गया तो आप इनकी प्रवृत्ति समझ सकती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इनकी गिरफ्तारी हो गई, इनके मंसूबे सामने आ गए। और कहा यही जाता है कि बेचारे गरीब अनपढ़ नौजवान, न ये बेचारे हैं, न ये गरीब हैं और न ये अनपढ़ हैं। सोशल मीडिया हैंडलिंग ये करें,
चीन से डिग्री मेडिसिन की ये ले आए, और राइसिन वगैरह तैयार करने में आप ये देख लीजिए कि इनको महारत हासिल है। शैतानी दिमाग इनका, रेडिकलाइज टोटली, सैकड़ों लोगों की हत्या करने में इनके ऊपर दिल में जू नहीं रहेंगी, और बताते हैं कि साहब ये तो बेचारे गरीब नौजवान हैं। तो ये तो संतोष का विषय है कि ये गिरफ्तार हुए, दस्तयाब हुए, इसलिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना बच गई। इसके लिए एटीएस और गुजरात पुलिस को बहुत बहुत बधाई। तो गायत्री जी, ये तो एक संतोष का विषय है, लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि अब तक जो देश ने कार्रवाई की है वो ये की है कि या तो रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, या एनआईए ने गिरफ्तारी कर ली तो यूएपीए में। एनआईयू की सक्सेस रेट भी हमने मान लिया, लेकिन अब आपको देखना होगा कि एंटी नेशनल और इस तरीके की जो मास वायलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे अमेरिका का पेट्रियट्स एक्ट है, जैसे अमेरिका में सिस्टम है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके 30 दिन के अंदर उनके ऊपर सजा की सुनवाई, और सजा ऐसी हो कि कम से कम 50 साल तक तो सलाह के पीछे ये जाए ही, जिंदगी तबाह हो जाए। और बात यही खत्म नहीं होगी, बात खत्म वहां होगी कि जो इनका सपोर्ट सिस्टम है, जिन जिन लोगों ने इनके ऊपर हाथ लगाया, तन मन धन से किसी प्रकार सहायता सहयोग किया, वो भी इन्हीं के साथ मिट्टी में मिलाए जाएं। वरना अगर मिट्टी में नहीं मिलाए जाएंगे तो देश के सामने ये जो 0.5 फ्रंट है, ये बहुत बड़ा खतरा बन करके खड़ा हुआ है। इन सबको समूल नष्ट अगर नहीं किया, मैं समझता हूं कि देश अपने को सुरक्षित नहीं मान सकता है, और अगर उसमें सुरक्षित नहीं मानता है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी चूक, असावधानी कोई हो नहीं सकती है। इसलिए पहली प्राथमिकता है कि 0.5 फ्रंट को आप मिट्टी में मिला दें। अगर आप असहमत हो तो बताएं, असहमत हो तो बताएं क्यों सहमत हैं या क्यों असहमत है आप। जी, बिल्कुल सही। सर, इनके निशाने पे सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल थे। पहला क्वेश्चन, कौन एक्सपेक्टेड कौन लोग हो सकते हैं? और दूसरा, ये गुजरात की तरफ से क्यों निकल कर आ रहा है? बिकॉज़ दिस इज़ द थर्ड, ये एक गुजरात एटीएस ने तीसरी साजिश को नाकाम किया है। ये की तरफ ऐसा क्या है जो ये उनको साजिशों का गढ़ बना लिया है गुजरात को, जो कि सबसे प्रॉस्पेरस स्टेट है भारत का? जी। अच्छी बात। हमेशा आपने देखा होगा इनकी टारगेट पे या पीएफआई के टारगेट पे या चरमपंथियों की टारगेट पे कौन होता है? या तो आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद, या आपके सनातन संबंधित जो क्रियाशील राजनेता हैं उनके ऊपर आक्रमण करना। और जिसको प्रतीत होता है कि ये शायद गोधरा के कांड में किसी तरीके से संलिप्त रहे हैं, उनको गोधरा का प्रकरण इनके ऐसा लगता है कि इनकी छाती पे अभी के घाव, इनके नासूर अभी भरे नहीं है, जबकि वो भूल जाते हैं कि आक्रमण इनके द्वारा किया गया था, ट्रेन में आग इनके द्वारा लगाई गई थी। इसलिए ये जो बार बार गोधरा गोधरा करते हैं, सबसे पहले ये सोच लें कि शुरुआत पहले किसने की थी। और शुरुआत अगर की थी, ट्रेन में आग लगाई थी, और आपने तीर्थ बेगुनाह और बिल्कुल डिफेंसलेस आपने तीर्थ यात्रियों के ऊपर आक्रमण करके आपने जो निर्मम हत्याकांड किया था, तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई करेगा ही। तो आप ये देखें, इसके पहले भी आप देखें कि इशरत जहां आई थी इसीलिए, और जो इशरत जहां एनकाउंटर हुआ उस पर कितना बवेला हुआ, और तभी से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके से विलेन बनाने की कोशिश की गई, और विलेन बनाने की कोशिश में फिर उसके बाद इशरत जहां को भेजा गया। फिर किसी ने इशरत जहां को, वो तो बात की बात है कि उसके एनकाउंटर को लेकर के कितने कंट्रोवर्सीज पैदा हुई। तो ये चीजें जो है ये लोग अपने रख करके और अपने उसी का ताना बाना बुन करके फिर एक नैरेटिव तैयार करते हैं, और नैरेटिव के आधार पर अपने उसको टारगेट्स को चुनते हैं। और टारगेट्स में कौन होते हैं? आपके पहले सवाल का जवाब ये है, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, ये जो उनको परसीव्ड है कि जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके तथा कथित, जिसको कहते हैं कि गोधरा नरसंहार तथा कथित, उसमें जिनको ये समझते हैं वो उनके प्राइम टारगेट्स थे। और सर, दूसरा, गुजरात साजिश का गढ़ क्यों बन गया है? इतने सारे वहां पे तैयारियां, मतलब दिस द थर्ड वन, 3 महीने के अंदर, नवंबर से हमने ट्रैक किया हुआ है। नवंबर में 3 लोग अरेस्ट हुए, राइसिन वाला केस हुआ, और अब ये तीसरा। आप सही कह रही हैं, लेकिन वो इसीलिए कि गुजरात का एक जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से गोधरा से लेके शुरुआत अगर आप कीजिए, गोधरा से पहले इतना ज्यादा गुजरात हॉटबेड इस तरीके की चरमपंथी गतिविधियों का नहीं था। गोधरा के बाद से ही यहाँ पर ये सब कांड शुरू हो गए हैं। कभी आप जाइएगा नेट पे देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई गुजरात में
बताते कि 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जा रहे थे कारकेड से, तो किसी मस्जिद के बाहर निकल करके उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया था गुजरात में ही। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। कम लोग जानते क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं होता है, क्योंकि तब भी कहा गया होगा बेचारे गरीब नौजवान पूजा स्थल से निकले, मस्जिद से निकले, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर कातिलाना हमला कैसे कर दिया आपने। जरा देखिएगा विकिपीडिया में, आप चौंक जाइएगा। यहाँ पर चरमपंथियों का गढ़ रहा है, और चरमपंथियों के गढ़ में यदा कदा इस तरीके के वल्वले जब आते हैं। लेकिन हमने भी यही किया कि हमने जो गलती की, अधमरा सांप छोड़ दिया। जब कभी सांप सामने आए तो बिल में हाथ डाल करके सांपों को बाहर निकालें और सांपों का क्रियाक्रम कर दें। सांपों का क्रियाक्रम ही किया जाता है, उनको अधमरा नहीं छोड़ा जाता है। और इसी तरीके से आज अगर इन्होंने ये किया है, तो जो भी इनका सपोर्ट सिस्टम है वो मिट्टी में मिलना ही चाहिए। ये समाज विरोधी नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इनको शामिल करना चाहिए, न कि एक सामान्य अपराध में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।